वेंटिलेशन का रिव्यू करना है। अब हमारे पास जो सी होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसमें हमारे पास जो सी होती है एयर अंदर जाती है और बाहर मूव करती है। अंदर वाली एयर में जो सी होती है वो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है और बाहर वाली एयर में जो सा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। और ये हमारे पास ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कराती है अलवुलाई में से ब्लड में, और ब्लड में से ये ऑक्सीजन जो सी है वो बॉडी फ्लूइड में मूव करती है। और ये हमारे पास जो सी होती है, इसका चौथा फैक्टर ये है कि जो सी हमारे पास रेगुलेशन होती है रेस्पिरेशन की, और रेस्पिरेशन की रेगुलेशन होती है कि कब हमें सांस तेज आना है और कब हमारी रेस्पिरेशन स्लोली होनी है। अब हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन है। इसमें हमारे पास है जी कि हमारे पास एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कैसे होती है। एक्सपायरेशन में हमारे पास ये होता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ये भी कम हो जाता है और हमारे पास वर्टिकल डायमीटर भी कम हो जाता है। और इसमें इंस्पायरेशन में इसके ऑपोजिट होगा, हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो सा होता है वो हमारे पास जो से होते हैं ना रिब्स जब ऊपर को मूव कर जाते हैं, लिफ्ट की साइड पे जो सा एंगल होता है वो कम होता है। जब वो रिब्स ऊपर को मूव कर जाते हैं तो उसका जो सा होता है वो हमारे पास डायमीटर जो सा होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर वो ज़्यादा हो जाता है। स्टर्नम फॉरवर्ड मूव करता है, रिब्स जो से वो साइडों को मूव करते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होगा। वर्टिकल डायमीटर कैसे ज़्यादा होता है? वर्टिकल डायमीटर ज़्यादा होता है डायफ्राम के मूवमेंट से। जब हमारे पास एक्सपायरेशन होती है तो हमारे पास जो सा डायफ्राम है वो नीचे को मूव करता है और डायफ्राम जो है वो ऊपर को मूव करता है और हमारे पास ये मोर डोम लाइक हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास इंस्पायरेशन होनी है क्योंकि हमने एरिया ज़्यादा करना है ताकि सक्शन पैदा हो सके और हमारे पास एयर अंदर आ सके, तो वहाँ पे हमारे पास जो सा डायफ्राम है उसने डाउनवर्ड मूव करना है। इसके बाद हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मसल्स पे आ जाते हैं। इंस्पायरेशन के मसल जो से होते हैं हमारे पास वो सारे मसल इंस्पायरेशन के जो हमारे पास ना डायफ्राम को या रिब केज को ऊपर को मूव करवाते हैं। हमारे पास इसमें आ जाते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। दूसरा मसल हमारे पास आ जाता है एंटीरियर सेरेटाइव मसल, एंटीरियर सेरेटाइव मसल। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और हमारे पास सेक्लेनी मसल। सेक्लेनी मसल्स होते हैं जो से ये हमारे पास फर्स्ट टू रिब को सेक्लेनी मसल हमारे पास फर्स्ट टू रिब को ऊपर मूव करवाते हैं, जहाँ जैसे कि इधर लिखा हुआ है सेक्लेनी मसल फर्स्ट टू रिब को हमारे पास मूव करवाते हैं। स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड जो से वो जो से होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज करने के लिए हमारे पास स्टर्नम को आगे को मूव करवाते हैं सेक्लेनी मसल, और एंटीरियर सेरेटाइव जो सी वो अदर रिब्स को मूव करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो से होते हैं एक्सपायरेशन के जो से मसल होते हैं वो हमारे पास एक्सपायरेशन के मसल होते हैं जो कि हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में जो से मसल होते हैं एब्डोमिनल रेक्टम, और दूसरा जो सा मसल होता है वो हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टैलस होता है। ये हमारे पास ना उसका एरिया को ना डिक्रीज करते हैं और ये हमारे पास डायफ्राम को अप मूव करवाते हैं और इसकी वजह से हमारे पास एयर की एक्सपायरेशन हो जाती है। अब हमारे पास ना तीन तरह के प्रेशर होते हैं। अब हम प्रेशर पढ़ने लगे उस कैविटी में तीन तरह के प्रेशर होते हैं। एक होता है प्लूरल प्रेशर, दूसरा होता है हमारे पास एल्व्यूलर प्रेशर और तीसरा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। अब एल्व्यूलर प्रेशर क्या होता है? एल्व्यूलर प्रेशर ये होता है कि हमारे पास ना दो प्लूरा के दरमियान जो सी स्पेस होती है ना, यहाँ पे हमारे पास दो प्लूरा के दरमियान जो सी स्पेस होती है उसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर होता है। यहाँ पे हमारे पास -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर यहाँ पे गाइडर में लिखा हुआ है, तो यही यूनिट आपने लिखना है। ये होता है हमारे पास जब हमारे पास इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन नहीं हो रही होती, लेकिन जैसे ही इंस्पायरेशन होती है तो हमारे पास -7.5 आ जाता है, जो कि हमारे पास लंग की कोलैप्सिंग को बचाता है और साइडों पे वैक्यूम पैदा होता है जिसकी वजह से लंग जो से वो इन्फ्लेट रहते हैं और एयर अंदर मूव कर जाती है। एल्व्यूलर प्रेशर क्या होता है? एल्व्यूलर प्रेशर ये होता है कि हमारे पास इसके बाद हमारे पास एल्व्यूलर प्रेशर आ जाता है। एल्व्यूलर प्रेशर में ये होता है कि हमारे पास ना जो से एल्वोलाई में हमारे पास एटमॉस्फेयर का प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम जीरो कंसीडर करते हैं। अगर एल्वोलाई में एयर ने मूव करना है तो यहाँ पे प्रेशर जीरो से कम होना चाहिए। जब इंस्पायरेशन में यहाँ पे प्रेशर -1 हो जाता है तो जो सी एयर है वो एल्वोलाई में मूव कर जाती है, और जब हमारे पास एक्सपायरेशन होनी है तो +1 हो जाना है ताकि हमारे पास एयर जो सी वो बाहर मूव कर सके। अब हमारे पास है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो डिफरेंस होता है हमारे पास एल्व्यूलर प्रेशर में और प्लूरल प्रेशर में, और ये हमारे पास ना इलास्टिसिटी का जो सी लंग्स की इलास्टिसिटी या रिकॉइलिंग एबिलिटी उसके बारे में बताता है। अब जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा ना, आप ये ग्राफ से भी देख सकते हैं, जितना डिफरेंस हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, उतनी हमारे पास उसकी ना कंप्लायंस ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा एयर को करेगा। जैसे कि इंस्पायरेशन में डिफरेंस ज़्यादा तो एयर को जो है वो अंदर मूव करवा रहे, जैसे हमारे पास वो कम होता है डिफरेंस तो वो जो सी एयर है वो बाहर को मूव कर जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्लायंस
अब कॉम्प्लाइंस ऑफ लंग्स क्या होती है? कॉम्प्लाइंस ऑफ लंग्स ये होती है कि वो कितना हमारे पास लंग्स जो है वो कितना हमारे पास एक्सपैंड करते हैं जब उनमें एयर आती है। अब एक्सपैंड करने की एबिलिटी, जितनी कोई चीज़ एक्सपैंड कर सकेगी या जितनी कोई चीज़ इलास्टिक होगी ना, उतनी उसकी रिकॉइलिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब अब एक रबर बैंड है वो कम इलास्टिक है तो वो ज़्यादा खींचा नहीं जाएगा, तो जो सा दूसरा रबर बैंड है वो ज़्यादा इलास्टिक है वो ज़्यादा खींचा जाएगा, तो उसमें जो सी है वो एयर ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी जो सी वो होती है कैपेसिटी, वो 200 मिलीलीटर्स होती है लंग्स की। ये हमारे पास दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक हमारे पास होती है इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग्स पे, और दूसरा हमारे पास होता है कि सरफेस टेंशन। इलास्टिक फोर्सेस होती हैं जो से हमारे पास इसमें कोलिजन फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, तो वो जो वहाँ वो ना हमारे पास इलास्टिक फोर्सेस इसमें इलास्टिक फोर्स ही करते हैं। अब ये फाइबर्स ऐसे पड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही लंग्स डिफ्लेट इन्फ्लेट होता है तो ये हमारे पास किंग टू फॉर्म में आ जाते हैं। अब हमारे पास सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ये होती है कि हमारे पास यहाँ पे सपोज करें वाटर है, अब एयर इस वाटर में डायरेक्टली तो मूव कर नहीं सकती, और ये जो सी वाटर की सरफेस पे होती है ना, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, और वो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करके पास आने की कोशिश करते हैं, और जो सा एल्वुलाई होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। इससे बचने के लिए ना अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास सरफेक्टेंट आ जाता है जो पार्शली वाटर में अब्जॉर्ब होता है और पार्शली एयर में, जिसकी वजह से हमारे पास सरफेस टेंशन वो जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और हमारे पास एक्सचेंज होता है वो बड़ा आसानी से हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि सरफेस टेंशन जो सी होती है वो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस कैसे होता है। सरफेक्टेंट जो होता है वो टाइप 2 एल्वुलर सेल प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सी होता है डाईपैलेमोटॉयल फॉस्फेटेड डाइकोलिन जो सा होता है, और कुछ एपोप्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसका ये होता है कि ये हमारे पास पार्शली डिजोल्व होता है, जैसे कि पहले आपको बताया। वैसे जो सा अगर प्योर वाटर है तो 72 टाइम्स इसमें प्रेशर होता है, लेकिन जैसे ही हमारे पास आ जाता है सरफेक्टेंट तो ये जो सा प्रेशर ये 5 to 30 टाइम्स आ जाता है। अब प्रेशर जो सा है ये हमारे पास एक बड़ा फॉर्मूला है। प्रेशर किसके इक्वल होता है? मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन और डिवाइडेड बाय रेडियस। अब जितना किसी का रेडियस कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, वो इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाएगा। जितना किसी का सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी उतने प्रेशर ज़्यादा होगा और वो कोलैप्स कर देगा। अब हमारे पास ना एक डिजीज़ पूछते होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ये होता है कि हमारे पास जो सा बच्चा होता है ना, जो सा बेबी बॉर्न होता है, वो 7 मंथ तक उसमें सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो उनके पास सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसमें हमारे पास जो सा वो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाती है, और उनके जो सा वो रेडियस भी कम होता है। सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, रेडियस कम होगा, तो प्रेशर जो सा वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसके अंदर जो है वो वेंटिलेशन नहीं होगी, और इलास्टिक रिकॉइलिंग की वजह से उसके लंग जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ना कंप्लायंस ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स टुगेदर। वैसे तो लंग्स की जो सी वो कंप्लायंस होती है वो हमारे पास 200 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर होती है, लेकिन जो सा हमारे पास इसकी कंप्लायंस लंग थोरैक्स की कंप्लायंस होती है वो हमारे पास होती है ये हमारे पास ऐसे होता है कि थोरैक्स और लंग्स का कंबाइन है, इसलिए इसकी कंप्लायंस कम हो जाती है, क्योंकि जो सी वो थोरैक्स है उसके भी अंदर स्ट्रक्चर होते हैं वो लंग को कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ना हमारे पास इसकी कम हो जाती है। इसके बाद हमारे पास वर्क ऑफ ब्रीथिंग। वर्क ऑफ ब्रीथिंग हमारे पास 3 चीज़ों के लिए रिक्वायर होता है। एक हमारे पास वर्क ऑफ ब्रीथिंग वो रिक्वायर होता है क्योंकि इलास्टिक जो से हमारे पास ना उसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इलास्टिक फाइबर वो ना अपने ना जो से होती है वो एक दूसरे के साथ मिल के रहना जो है ना, या एक दूसरे के अंदर जो है वो कंप्रेस करके रहना पसंद करते हैं। उनके दरमियान उनको किंग फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास वर्क यूज़ होता है। विस्कोसिटी ऑफ लंग को हमारे पास कम करने के लिए वर्क यूज़ होता है, जैसे चेस्ट वॉल के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट उसको हमारे पास इन्फ्लेट करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास एयरवे रेजिस्टेंस भी होती है, और एयरवे रेजिस्टेंस को मतलब एयरवे रेजिस्टेंस जो हमारे पास ट्रे के कहीं भी रेजिस्टेंस आएगी उसको भी ओवरकम करने के लिए हमारे पास वर्क होता है। इसके बाद हमारे पास स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री जो से हमारे पास एक ना हम ना जो से हमारे पास ना जो से हम ब्रीथिंग इन एंड आउट करते हैं उसके ना हम स्पायरोग्राम की वजह से उसके एक स्पायरोमीटर की वजह से हम स्पायरोग्राम बना लेते हैं, जिसमें हम हमारे पास पल्मोनरी कैपेसिटी और पल्मोनरी वॉल्यूम ना हमारे पास नज़र आ रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं स्पायरोग्राम। और ये स्पायरोमेट्री सारे प्रोसेस को कहते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली जो बंदा जो सारा अंदर बाहर लेके जा रहा है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, वो 500 होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम होता है जो सा बंदा अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन करे कि ऐसे ज़ोर से सांस अंदर लेके जाए तो इसको हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो सी वो ज़्यादा फोर्सफुली एक्सपायर करे तो हमारे पास जो सा वॉल्यूम बाहर आ जाता है वो 1100, और ये रेजिडुअल वॉल्यूम ये हमेशा लंग्स में रहता है। ये कैपेसिटी से हमारे पास इन दोनों 2 वॉल्यूम्स को मिलाएंगे तो हमारे
पास कैपेसिटी बनी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी में हम इंस्पायरेशन के वॉल्यूम को, दो वॉल्यूम को मिलाएंगे, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो सा वो था 3000, इंस्पायरेटरी रिजर्व और टाइडल 500, तो 3500 ये टोटल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम को मिलाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1200 प्लस 1100 2300। वाइटल कैपेसिटी हमारे पास हो जाती है, तीन वॉल्यूम को मिलाएंगे एक्सेप्ट द रेजिडुअल वॉल्यूम 4600, जो सा टोटल लंग कैपेसिटी इन सबको ही मिला देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। इसमें हमारे पास ये होता है कि ना स्पायरोग्राम की वजह से ना हम जो से वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम हीम डाइल्यूशन मेथड से ना इसको मेजर करते हैं। हीम डाइल्यूशन मेथड में ना एक पर्सन जो सा होता है उसको तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर हमारी